स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? हमें सीढ़ी तो चढ़नी है स्टॉक मार्केट की, लेकिन वो जो पहली सीढ़ी है ना, वो पहली सीढ़ी समझ में नहीं आ रही है। तो ये एपिसोड में हम उस पहली सीढ़ी को डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी इंटरेस्ट, एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ ऐसे लेवल्स जो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए आपकी सीढ़ी का, आपकी इन्वेस्टमेंट की सीढ़ी का पहला पत्थर हो सकता है। ओके, सो इस एपिसोड को लास्ट तक आप जरूर देखें। अभी तक आपने अपना पहला शेयर बाय नहीं किया है, आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अच्छी लगती हैं। आप सोचते हैं इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर लें, इस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर लें। ऐसे सिचुएशन में आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के पहले, अपना पहला शेयर बाय करने के पहले आपको ये कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी। कैसे ऑब्जर्व करनी होंगी? इट मीन्स आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा, चीजों को विजुअलाइज करना होगा। जैसे कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, न्यूज़पेपर है, आए दिन उसमें किसी ना किसी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कोई एलिगेशन, कोई पेनाल्टी सेबी या आरबीआई की तरफ से आता रहता है। आपने जिस भी कंपनी को फाइनलाइज किया है, उस कंपनी के बारे में अगर आप कहीं सुनते हैं, कहीं देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उस कंपनी को इग्नोर करना चाहिए, सॉरी बॉस बोलकर आगे निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं जो सेबी की रेगुलेशन के अगेंस्ट में है, कोई एलिगेशन लग रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर उसने एक बार उसके ऊपर एलिगेशन लगा होगा, इसका मतलब है बैकग्राउंड में उसने 3 बार 4 बार जरूर ऐसे काम किए होंगे जो सेबी या आरबीआई की पकड़ में नहीं आया होगा। ओके, तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना ही अच्छा। ऐसे में आपने जो लिस्ट बनाई है, उसमें से कुछ कंपनियां डेफिनेटली छट जाएंगी। अब बाकी बची कंपनियों में हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। दूसरा कदम होना चाहिए आपका मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करना। जी हाँ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आप किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं? जैसे जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रमोटर है, उसके पास उस कंपनी की कितनी परसेंटेज शेयर्स होल्डिंग पे है, और जितनी परसेंटेज शेयर होल्ड पे है, उसमें में से कितने परसेंटेज प्लेस्ड हैं, कितने परसेंटेज अनप्लेस्ड हैं। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी का जो मालिक है, वो कितना इंटरेस्टेड है उस कंपनी को कंटिन्यू करने में। ओके, उस कंपनी के प्रमोटर का विजन क्या है। ओके, इस तरह से आप मैनेजमेंट को विजुअलाइज कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसका डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे कंपनी के पास, जिस कंपनी को आपने फाइनलाइज किया है, जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है कि हाँ, इस कंपनी का शेयर मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मैं बाय करूंगा या करूंगी। उस सिचुएशन में उस कंपनी का आप डेट भी आइडेंटिफाई कीजिए कि उस कंपनी के पास डेट कितना है, और अगर है तो कितने सालों का डेट है। क्या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेट को पे ऑफ करने में जा रहा है, या कंपनी उसको, अपने बिजनेस को, अपना जो विजन है उसको आगे बढ़ाने में अपने प्रॉफिट का यूज कर रही है, या फिर उस डेट को खत्म करने में। या फिर कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, बस वो कर रही है, सिर्फ अपना बिजनेस है, उसे खड़ा करके बस ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इस तरह से आप उस कंपनी को, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। इससे आप क्या जो विजन है इन्वेस्टमेंट का, कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी कुछ फिल्टर हो जाएगा, और फिर आपको, आपके पास जो लिस्ट है उसमें से कुछ कंपनियां ही बच पाएंगी। ओके, अब तीसरा लेवल ये कहता है कि आप उस कंपनी का सेल्स चेक करिए और प्रॉफिट चेक करिए। यानी कि पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में जो भी आपका विजन है कि उस कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीजिंग मैनर में इंक्रीज हो रहा है,
और अगर सेल इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसी परसेंटेज में उस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है? मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां अपना सेल बढ़ाने में ही लगी रहती हैं। सेल बढ़ाने के बाद लेकिन प्रॉफिट उनके पास बचता है, या वो प्रॉफिट बचा पाती हैं, या फिर वो प्रॉफिट अर्न कर पाती हैं या नहीं, क्योंकि मार्जिन के चक्कर में बेसिकली उनका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और भी बहुत सारी चीजें, बहुत जो प्रोसीजरल फीस है और भी बहुत कुछ है जो एक बिजनेस को चलाने में लगता है, वो इतना ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा होता है कि उनका प्रॉफिट नहीं होता, बस उनके सेल्स बढ़ते रहते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है। मोस्टली होता क्या है कि हम जल्दी में रहते हैं, हम सेल्स इंक्रीज हुआ तो अरे वाह ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इस कंपनी का टर्नओवर तो बहुत अच्छा हुआ इस साल। ओके, तो उस सेंस में हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंपनी ने अपने सारी जो सेल्स की थी वो डेट पे ऑफ करने में निकाल दी है। कंपनी के पास जो पैसा आया था सेल से, उसमें उसने ऐसी बहुत सारी अपनी एक्सपेंडिचर मीट करने में लगा दी जो उसने उसका प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाई थी। ऐसे में उसके पास बचता ही नहीं है, ना ही कंपनी डिविडेंड दे पाती है और ना ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाती है। ओके, सो इन्वेस्टमेंट के पहले इन बातों का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। अक्सर हम और आप जैसे लोगों में ये ख्याल आता रहता है कि अगर मुझे 1 लाख महीने का कमाना हो, 50,000 कमाने हो, 2 लाख कमाना हो, ओके, तो कितना कैपिटल चाहिए होगा? ओके, इसके अलावा अगर ऐसा कोई शेयर मिल जाता, ऐसा कोई स्टॉक मिल जाता जिससे हम महीने के 1,50,000, 2 लाख कमा पाते, तो कितनी अच्छी बात होती। पर मुद्दा ये नहीं है कि 1,50,000 या 2 लाख कमाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है। मुद्दा ये है कि आपने जितने भी कैपिटल लगाए, आपने 2,000 ही क्यों ना लगाए हो, 1,000 रुपए ही क्यों ना लगाए हो, आपने जितने भी कैपिटल लगाए हैं उस पे परसेंटेज कितना अर्न कर रहे हो, परसेंटेज मैटर करता है, अमाउंट मैटर नहीं करता, फिगर मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि ऐसे हर एक इन्वेस्टर के पास, किसी के पास 1,000 होते हैं, किसी के पास 50,000 होते हैं, किसी के पास 1 लाख होते हैं। 1 लाख अर्न करने वाला मंथली, 1 लाख रुपीस अर्न करने वाला जो इन्वेस्टर है, ये जरूरी नहीं है कि उसका ट्रेड प्रॉफिटेबल है। हो सकता है कि उसने 10 लाख रुपए लगाए हो स्टॉक मार्केट में, तब जाकर के 1 लाख रुपए का अर्न करता हो। या फिर ये हो सकता है कि किसी ने 50,000 ही लगाए हो लेकिन उसको 1 लाख रिटर्न मिला। ओके, सो परसेंटेज मैटर करता है। लिमिटेड कैपिटल में आप कितना परसेंटेज रिटर्न ले रहे हो, वो मैटर करता है। ओके, सो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका ये देखना भी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने अगर रिटर्न ऑन कैपिटल जो भी है उसका, उसमें ये पता चलता है कि इतने कैपिटल में इतना परसेंटेज रिटर्न कंपनी ने अर्न किया। ओके, तो इससे हमें हमें क्या पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो रहा है। सो यही सेम जो लॉजिक है वो इन्वेस्टमेंट में भी एप्लीकेबल होता है, कंपनी को भी विजुअलाइज करने में एप्लीकेबल होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि मैंने तो 3 लाख कमाए, मैंने तो एक हफ्ते में 4 लाख कमाए, पहले उस इन्फ्लुएंसर से ये पूछिए कि आपने कैपिटल कितना लगाया था बॉस। ओके, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अहम रोल प्ले करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। सो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम एक और क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं जिसे कह सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब डेली लाइफ में हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम यूज करना पसंद करते हैं, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन होता है। बीइंग एन इन्वेस्टर भूल जाइए, लेकिन बीइंग ए कस्टमर आप उस पर रिलाय कर सकते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर अगर आप हैं तो जिस कंपनी या जिस कंपनी के प्रोडक्ट पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो क्या हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। किस एंगल से हम सोच सकते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, भले ही किसी के पास जियो का सिम ना हो लेकिन जियो के बारे में सुना जरूर होगा। ओके, एशियन पेंट,
ऐसे बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आती है, कभी उसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे कैसे होगा हम आगे आने वाले एपिसोड्स में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक लेवल हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है, अगर आप अपना पहला शेयर बाय करना चाहते हैं तो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, अभी अभी आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपके पास बहुत सारी न्यूज आएंगी। ऐसे सिचुएशन में आपका ब्रोकर खुद आपको स्टॉक इन न्यूज बताएगा, बहुत सारी रिकमेंडेशन देगा। आप न्यूज देखोगे तो उसमें भी बहुत सारी रिकमेंडेशन आपको बताएंगी न्यूज के बेसिस पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट अगर करना है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो न्यूज के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत लीड रोल प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में। ओके, सो उसको सिंपली आपको इग्नोर मारना है, क्योंकि न्यूज टेम्पररी बेसिस पे होते हैं। अगर कोई भी न्यूज आप तक पहुंच रही है, हम कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो है नहीं कि हाँ हमें बहुत सारी न्यूज इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। ओके, अगर कोई न्यूज आपके पास आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब वो आप तक पहुंच नहीं रही है, आप तक पहुंचाई गई है। ओके, तो जो न्यूज आप तक पहुंचाई गई है, नो डाउट वो कितने लोगों से गुजर कर होकर आ रही होगी, तो उसका बेनिफिट ऑलरेडी लोगों ने उठा लिया होगा। अगर उस न्यूज में सच्चाई भी होगी तो भी उसका बेनिफिट बहुत लोगों ने बहुत पहले उठा लिया होगा। अब आप उन सब का मोहरा बन सकते हैं अगर आपने उसी न्यूज के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ न्यूज आई है कि उसका बहुत ज्यादा टेम्पटिंग स्टॉक है, बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न देने वाला है, तो इन सारे न्यूज को जब तक अनलेस एंड अनटिल आप फंडामेंटली उसको एनालाइज ना कर पाए, आपकी जितनी भी क्राइटेरिया है सबको वो सूट ना करती हो, तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचेंगे। ओके, सो इस तरह से हमें इस लेवल से भी गुजरना है इन्वेस्टमेंट के पहले। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि जो कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनी उतनी ही ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ज्यादा देने वाली डिविडेंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर गवर्नमेंट कंपनी, मोस्टली देखा गया है कि जो भी कंपनीज है जिनकी ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, वो उनके डिविडेंड ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है, तो इसलिए डिविडेंड ज्यादा इश्यू होते हैं। लेकिन इसके अलावा होता ये है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है और कुछ हिस्सा अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया जाता है। जो कंपनी आपको डिविडेंड इशू नहीं कर रही है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उसका बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है या वो कंपनी अच्छी नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि उस कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको वो अच्छा कर सकती है, अपने बिजनेस जो उसका बिजनेस है उसको और एक्सपांड कर सकती है, एक्सपांशन हो सकता है, कहीं नया प्लांट लगा सकती है, खुद की ग्रोथ कर सकती है कंपनी। और अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो इन्वेस्टर्स की भी ग्रोथ होगी। ओके, सो बेटर ये होता है कि ये डिविडेंड की जिस कंपनी ने डिविडेंड अच्छा दिया है वो कंपनी अच्छी है, कोई क्राइटेरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का। इसलिए ये मिथ है कि अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड इशू ज्यादा करती है तो वो कंपनी ही अच्छी है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिविडेंड तो इशू ही नहीं करती है, और लेकिन उनकी जो बिजनेस है, उनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कमाल की है, और इसके साथ साथ में इन्वेस्टर्स का रिटर्न भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ रहता है। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ। कंपनी का ईपीएस कितना है, कंपनी का पीई रेशियो क्या कह रहा है, पेग रेशियो क्या कह रहा है, डेट इक्विटी रेशियो क्या कह रहा है, कंपनी का कैश फ्लो क्या कह रहा है, क्या इनफ वर्किंग कैपिटल है कंपनी के पास। ओके, ऐसे बहुत सारी क्राइटेरिया है फंडामेंटल एनालिसिस के। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारी क्राइटेरिया, ऐसे बहुत सारे बुलेट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करने होंगे, जिसको विजुअलाइज करना होगा एक अच्छी कंपनी, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। ऐसे 4 या 5 लेवल को डिस्कस करके फंडामेंटल एनालिसिस को नैरो नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में बहुत वास्ट है। सीखेंगे धीरे धीरे, हम हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिलहाल तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पहले शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रख करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक आप फन रिवर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।